राजेश जी क्षमा चाहूंगा, आज मैं बहुत लेट आया हूँ, लेकिन आपके पास बहुत लेट ही से आ रहा हूँ। पूरे 15 मिनट है और मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आज आपको समझना है। हम सब में सबसे सीनियर हैं आप, सबसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। मीडिया के पहले चरण से लेकर आपने उस दौर में चंबल में जा जाके देश के क्या पूरे हिंदुस्तान को, पूरे दुनिया को हिलाने वाले डाकुओं का इंटरव्यू किया। आप रेडियो लाए, आप राज्यसभा टीवी में दूरदर्शन लाए। अभी भी जगजीत सिंह की गजल से लेकर डाकुओं तक का इंटरव्यू करने वाले आप पत्रकार हैं। लेकिन आपने वो सामाजिक मुद्दों पे काम किया जो मीडिया का आज का दौर है। आपने कभी इस दौर में सोचा था यह हाल हो जाएगा? हम समझने की कोशिश करेंगे राजेश जी, मीडिया का पतन इतना क्यों हुआ, और क्या ये जो जहर बो रहे हैं ये जानते नहीं है कि ये इनके मुंह से निकली हुई बातें समाज को कितना तोड़ रही है, और जानते हैं तो फिर ये करते क्यों हैं ऐसा? धन्यवाद संजय। अभी हमारे भाई अशोक, राकेश पाठक जी और उमाकांत जी ने पत्रकारिता के नजरिए से बहुत सारी बातें रखी हैं, और वो सचमुच में वो एक उनकी अपनी तकलीफें भी हैं। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव और सुधांशु जी ने जो बात कही है, वो उनकी लोकतांत्रिक ढांचे में मीडिया की जो भूमिका होती है उसको लेके उनकी चिंताएं हैं। तो हमारे सभी साथियों ने कमोबेश जो बातें कही हैं, वो इस बात पर तो हमें पहुंचने की सहमति देती हैं कि जो हाल मीडिया का पहले था, जिस जिम्मेदारी को हम लोग जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते थे, अब वो शायद वैसा माहौल नहीं रहा है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि वाकई नहीं रहा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि क्या हम जैसे लोग भी उसमें कहीं कोई दोषी तो नहीं है कि 45 साल की पत्रकारिता में हमने प्रिंट और टेलीविजन का स्वर्णकाल देख लिया, लेकिन आज जिस तरह का हम भारत देख रहे हैं, भारत में पत्रकारिता देख रहे हैं, सचमुच में उसकी कल्पना तो हमने बिल्कुल नहीं की थी। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमने ऐसे ऐसे महान संपादकों के साथ काम किया है कि जहां हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मीडिया इस तरह से किसी तरह के प्रभाव में, सत्ता के प्रभाव में आके काम करेगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो दुनिया की, वो ये नहीं चाहती कि मीडिया एक आलोचना उसकी करे। और वो जब तक मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है, और अंकुश लगाने की नौबत तब आती है, पहले वो ललचाती है। हम लोगों के जमाने में भी ऐसा होता था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसे संपादक राजेंद्र माथुर जी मिले जो कालजयी संपादक थे, और उन्होंने हमें संपादकीय और पत्रकारिता की रीढ़ और विचार के बारे में गंभीरता से बताया। उसके बाद इस सदी के दूसरे महानायक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। उनको हमने जब देखा तो पता लगा कि पत्रकारिता के मूल्यों और सरोकारों की बात किस तरह से की जाती है। मैं 27 साल पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम शुरू किया था आज तक, जब उस समय चैनल नहीं आया था, तो आपको याद होगा, आप में से कई लोगों को, कि उस समय एक घटना आई थी कि गणेश जी जो है वो दूध पी रहे हैं, और गणेश जी दूध पी रहे हैं, एक जाने कहां से एक एक अदृश्य प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी दूध पीने लगे, मंदिरों पे कतारें लग गई, क्विंटलों टनों बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता, लेकिन टनों दूध बर्बाद कर दिया गया। और देश में जितने भी गणेश मंदिर थे, सब जगह आप देखिए तो 1-1 किलोमीटर की कतारें लग गई। तो इस प्रोपेगेंडा वार को उस समय, चूंकि सैटेलाइट चैनल्स नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर का एक समूह आया था जो उसने भी दिखाया कि गणेश जी जो है वो दूध पी रहे हैं। उस समय वो जमाना केबल नेटवर्क का था, तो देश भर में जो केबल चैनल चलते थे उनके अपने बुलेटिन होते थे। उन्होंने सबने दिखाया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। उन्होंने इस प्रोपेगेंडा का और विस्तार किया। कहीं किसी एक केंद्र से इस खबर को प्रचारित करने का षड्यंत्र रचा गया, और पूरे देश में ये माहौल बन गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। उस दिन हम लोगों की जब मीटिंग हुई आज तक में, तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि देखो, ये तो बात सच तो है ही नहीं, ये है तो प्रोपेगेंडा। हम सब लोग सहमत थे कि हाँ बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, तो क्या करना चाहिए। तो हमने एक वैज्ञानिक को बुलाया, डॉक्टर गौहर रजा थे, उनको बुलाया, और उसके बाद 1-2 वैज्ञानिकों को और भी बुलाया, क्योंकि एक वैज्ञानिक हो सकता है कि कुछ ठीक ना बोले। दूसरे वैज्ञानिक को भी रखा हमने, तीसरे वैज्ञानिक को भी रखा, और उसके बाद हम लोग एक मोची के पास गए कैमरा टीम लेके। उस मोची की जो तिपाई होता है, जिस पर वो जूते ठीक करता है,
वो जो लोहे की तिपाई होती है, हमने दूध की कटोरी रखी और दूध की कटोरी देखते ही देखते वो तिपाई ने भी पी ली और यह हमने स्क्रीन पर दिखाया। स्क्रीन पर हमने बताया कि देखो देशवासियों, ऐसा नहीं होता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत इस तरह से दूध जाता है और आप मूर्ति के सामने लगाएं या किसी तिपाई के सामने लगाएं तो ये एक स्थितियां ऐसी थी कि हमने एक वो दौर देखा जब संपादक नाम का जो शिखर पुरुष आपके सामने होता है, जो आपको पत्रकारिता की रीढ़ और सरोकारों के बारे में बताता है, तब हम लोगों का गर्व बढ़ जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे कभी-कभी लगता है कि अब जो जो आपने अभी शुरुआत में कुछ फ़िल्म दिखाई, कुछ एंकर दिखाए, उनमें से मुझे कहना होगा कि मेरे भी कुछ छात्र रहे हैं उनमें से। लेकिन मुझे तकलीफ़ है कि मैं अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उनको नहीं दे पाया और आज मैं उनको जिस रूप में देखता हूँ, तो मुझे अपने आप पर वाक़ई शर्म आती है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए कल कल एक चैनल हेड जो मेरा कभी छात्र रहा है, उसका फ़ोन आया कि सर एक ये डिबेट देखिए, आज इसी मसले पर डिबेट है और हमने जब डिबेट देखी तो रात को दोबारा उसका फ़ोन आया कि सर डिबेट कैसी थी? मैंने कहा बेटा जो चैनल हेड था देखिए चैनल चलाने वाला, मैंने कहा बेटा आपकी डिबेट जैसी थी वैसी थी मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो मौजूदा संदर्भ है, इस संदर्भ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है और पूरे दुनिया में भारत ने एक कलंक का एक ऐसा अध्याय लिखा है, जो अभी आज तक तो कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जो आप अपने डिबेट्स में ला सकते थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपके खिलाफ हो जाए, तो आपको गर्वबोध और शर्मबोध कैसे होता है? तो उसके प्रश्न ही समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो भई, मैं समझाता हूँ, इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था और अमेरिका से लेके और तमाम विकसित देशों को ने उस पे बड़ा एतराज किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पोखरण विस्फोट 2 जो किया उस समय जब हुआ तो उस समय भी तमाम सारा संसार हमारे खिलाफ था। लेकिन भारत का हर हिंदुस्तानी गर्व कर रहा था अपने इन परीक्षणों पर। सारी दुनिया खिलाफ हो गई, लेकिन हम खुश थे कि हमारा भारत एक शानदार दिशा में शानदार उपलब्धि की दिशा में छलांग लगा रहा है। तो ये राष्ट्रीय गर्व की बात थी कि सारी दुनिया के विरोध का हम सामना कर सकते हैं। हम भूखों मर जाएंगे लेकिन हमारे देश की जो स्वाभिमान है वो बना रहना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है कि आप आपकी पत्रकारिता के जरिए जिन चीजों को विस्तार देते हैं, जिन चीजों को फैलाते हैं और आपके प्रवक्ता यहाँ आकर के जो बोलते हैं आप उनको रोक भी नहीं पाते। ये राष्ट्रीय शर्म है कि सारी बिरादरी जब पूरे दुनिया की बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे खिलाफ खड़ी हुई है और हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है और पत्रकारिता इसमें कहीं ना कहीं हमारे कंधे से लेके बंदूक चलाई गई है, इसलिए हम शर्मसार हैं। अब्दुल रहीम साहब ने एक बहुत मेरा ख्याल है सदियों पहले ये बात कही थी जब वो कि अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दोऊ काम, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दोऊ काम और सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। यानी अगर सच कितनी कठिन बात आ गई है कि सच बोलते हैं तो ये दुनिया हमारी भर्त्सना करती है, दुनिया हमको नकारती है और अगर झूठ बोलते हैं तो ऊपर वाला नहीं हमको लेगा, ऊपर वाला हमारी नहीं सुनेगा, राम नहीं मिलेगा। तो ये जो बात उनके धर्म संकट उनका था, मुझे लगता है कभी-कभी ये धर्म संकट मेरा भी है। और जो बात सुधांशु जी ने बहुत ही कड़क शब्दों में कही कि मीडिया भारत को बर्बाद करने में जो मीडिया गठजोड़ हो गया है और जो भूमिका निभा रहा है, मैं थोड़ा-सा उतना उतना निराशावादी या उतना तो नहीं होना चाहता क्योंकि अभी देखिए अंधी सुरंग में है लेकिन सुरंग का दूसरा छोर आएगा। तो सुधांशु जी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जिंदगी में कई बार ऐसे अवसर देखे हैं जब मीडिया अस्थायी तौर पर एक भटका हुआ दिखाई देता रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चलेगी। ये ठीक है, हमारे कंधे पर बंदूक लगाई जा रही है। राकेश पाठक जी ने और उमाकांत जी ने जिस ओर इशारा किया है कि सचमुच में कि देखिए लक्ष्मी और सरस्वती का बैर है, लेकिन इस समय लक्ष्मी जबरदस्ती सरस्वती को कब्जे में उसको बंधक बनाने की कोशिश कर रही है।
ये कब तक चलेगा? मीडिया के मालिक, चैनलों के मालिक, अखबारों के मालिक कब तक अपने हितों की खातिर सरकार के साथ खड़े रहेंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपने आप को जवाब देना होगा, और वो दिन आएगा, जरूर आएगा। और नहीं तो एक ना एक दिन जो हमारे भटके हुए साथी हैं, हमारे भटके हुए लोग हैं, जो मैं इनको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिना अध्ययन के ये चैनलों के बड़े वरिष्ठ पदों पे, एंकर जैसे पदों पे पहुंच गए हैं, कम से कम विषयों का गहराई से, बारीकी से तो अध्ययन करें। देखिए, एक क्योंकि मैंने जैसे उनसे कहा, मैंने 2 सवाल उनको किए थे, और मैं इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि 6:58 हो रहा है। मैंने उनसे उनको 2 बात कही कि राजेश जी, आप पूरा बोलिए, हम सुनेंगे। डिबेट का कोई वो जी, फाउंडेशन नहीं, आप और 10 मिनट बोलिए, जी, सुनेंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, इस घटनाक्रम से आप ये मानते हैं कि भारत की किरकिरी हुई है? भारत की इज्जत, भारत की शान, भारत की प्रतिष्ठा को बट्टा लगा है? उन्होंने माना कि हाँ, लगा है। मैंने कहा, फिर आप इस षड्यंत्र में क्यों शामिल हुए? बोले, राजेश जी, अगर ऐसा कोई अचानक कोई बोल जाए तो हम कैसे रोक सकते हैं? मैंने कहा, आप मुझे मत सिखाओ। मुझे मालूम होता है कि पीसीआर और एमसीआर को कैसे कंट्रोल दिया जाता है। आप तुरंत उसको म्यूट करके और उसको एकदम आउट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। उसको तुरंत जोर से, उतने जोर से रोक सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। और नवीन तो हमारे साथ कई डिबेट्स में रहे, हमें मालूम है कि कई बार जब वो रॉ में आते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए, अब इससे क्या क्या हुआ? आपने जो किया, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां हमारे भारतीय काम नहीं करते? 57 केवल इस्लामिक देश नहीं है, सारी दुनिया में केवल 2 या 3 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदुस्तानी नहीं काम करते। और इस घटना के बाद हिंदुस्तान के प्रोडक्ट बैन हो गए हैं, इंडियन स्टोर्स में उनको निकाला जा रहा है। हमारे शान के प्रतीक, भारत का प्रधानमंत्री पद दुनिया का सबसे बड़ा पद होता है लोकतांत्रिक नजरिए से, यानी ट्रंप से भी के अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा, अगर मैं कहूं जो बिडेन से भी ज्यादा। उसको अगर डस्टबिन में और जूतों के आसपास उसको माला पहनाई जाए या इस तरह से अपमानित किया जाए, कितनी हम लोगों का सिर शर्म से झुका हुआ है। तो ऐसे दुनिया में जब ऐसा व्यवहार होता है, तो फिर क्या आप समझते हैं कि ये कोई बहुत शान की बात आपने की है? मैं आपको बताता हूं, और इसका लाभ कैसे होता है। आज छोटे देश भारत को आंखें दिखा रहे हैं। बहुत छोटा से छोटा देश। राकेश ने कल बताया था, एक डिबेट में हम लोग साथ में थे, कि एक देश की फौज तो केवल 11,000 सिपाहियों की है। अब वो अगर हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे राजदूत को तलब करता है, तो मतलब क्या है? और हमारी दुनिया में शान क्या थी? मैं आपको बताऊं, 1969 में ये जो इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1969 के आसपास बना था। और जब वो पहला अधिवेशन हो रहा था, तो भारत को बड़े सम्मान के साथ, हालांकि उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में इसकी बड़ी भूमिका थी पाकिस्तान की। तो इसमें जो है, जब वो उसका पहला सम्मेलन हो रहा था, तो सारे मुस्लिम देशों ने तय किया कि चूंकि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय उतनी बड़ी आबादी में है कि जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, इसलिए भारत को भी इसमें बुलाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की दादागिरी थी, उन दिनों अमेरिका का उसके ऊपर हाथ था, तो इसलिए हालत हमारी इतनी हम लोग इतने अपमानित हुए थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनको उस डेलीगेशन में जाना था, न्योता आया था। न्योता, फखरुद्दीन अली अहमद की विजिट डिसाइड हो गई, वो फ्लाइट लेने वाले थे, लेकिन जो एक एडवांस में डेलीगेशन जाता है, वो हवा में था, एयर में था। और तब इस्लामिक देशों की तरफ से ये खबर आई कि आपका आमंत्रण कैंसिल कर दिया गया है, हम आपको अब नहीं न्योत रहे हैं श्रीमान। और उस डेलीगेशन को वापस लौटना पड़ा था। एक वो स्थिति थी। और उसके बाद देखिए, 69 की बात है, और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, और इन लोगों ने भारत की शान में जितना बढ़ोतरी की, उसका मैं एक उदाहरण दिखाता हूं कि कुछ बरस पहले एक और उन्हीं इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलाया था। और गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह जब बुलाया, तो उन्होंने पाकिस्तान ने फिर विरोध किया कि इनको मत बुलाइए, अगर ये बुलाएंगे तो हम सम्मेलन में नहीं आएंगे। तो देखिए, जो संस्थापक सदस्यों में से एक पाकिस्तान था, उसको इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा कि आप मत आइए, आपको आना हो आइए, नहीं आना हो नहीं आइए, भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आएगा।
और हमारी टीम गई, हमारी विदेश मंत्री उस समय जो थी वो गई और उन्होंने शानदार ढंग से बात रखी कि जो पैगंबर हैं, जो अल्लाह हैं, उनके 99 रूप ऐसे हैं जो शांति के प्रतीक हैं, हिंसा के प्रतीक नहीं है, क्रूरता के प्रतीक नहीं है। और इस बात पर सारे देशों ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो हमने ये बताया कि देखिए एक वो स्थिति थी, आपके चैनलों की चर्चाओं में क्या ये कथाएं सामने आई हैं कि हमने वो दौर भी देखा था, एक जो हमको अपमानित करता था, और एक दौर हमने वो देखा जहां हम शान से शिखर पे जा पहुंचे थे, अल्पसंख्यक देशों में शिखर पे जा पहुंचे थे। क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस्लामिक कंट्रीज ने, कितने देशों ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया, सर्वोच्च सम्मान दिया? क्या ये सच नहीं है कि मुरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान सम्मान मिला था? क्या ये सच नहीं है कि दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान सम्मान मिला था? क्या ये सच नहीं है कि मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब ने और ईरान ने सम्मानित बुला के सम्मानित नहीं किया? तो क्या उस सम्मान का आधार आज का जो हिंदुस्तान है उसके आधार पे था? उस सम्मान का आधार वो था जो इस देश में हमारे पूर्वजों ने 70 साल पहले, 75 साल पहले तैयार किया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सचमुच में मीडिया को इस समय पढ़ने लिखने की जरूरत है। मैं सबको कोस नहीं सकता, कोई हम षड्यंत्र में जानबूझ के शामिल नहीं होते, हम देशभक्त हैं। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि अब जैसे कि राकेश जी ने कहा था कि हम, और अशोक जी ने भी कहा था कि हम अब बट गए हैं खेमों में, या तो हम इधर हैं या हम उधर हैं। संतुलित पत्रकारिता करने वालों के लिए अब लगता है कि स्थान सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें एक बड़ी गंभीर चेतावनी थी। और उमाकांत जी इस मामले में जो संघर्ष कर रहे हैं, पिछले कार्यकाल में इन्होंने संघर्ष किया, मैं इनको सलाम करता हूं। और हम सबको इसको एक आंदोलन बना के अगले साल अगले इनके कार्यकाल में इस आंदोलन को साथ देना चाहिए, तभी पत्रकारिता के मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा हो पाएगी। संजय जी, तो राजेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी जल्दी से मैं सुनता। राजेश जी कुछ कह रहे थे? नहीं, बस मैं अशोक की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अशोक भाई, आप चैनल को लाइसेंस निरस्त करने या रद्द करने या उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। आप भूल गए कि पिछले चुनाव में एक चैनल अचानक से आसमान से, अंतरिक्ष से अवतरित हुआ था बिना लाइसेंस के, और लगातार चुनाव में उसने एक प्रचार किया था। और उस चैनल का नाम क्या था मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखिए, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए वो चैनल अचानक गायब हो गया। सैटेलाइट चैनल रिपब्लिक था। भारत। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था। वो एक चैनल आया था और हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर चैनल था। और वो उसपे कैसे सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी मिली? अगर हम और आप अव्वल तो कर ही नहीं सकते, आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? हैं, आप सिग्नल कैसे डाउनलिंक अपलिंक करेंगे? लेकिन उसको मिला, वो पता नहीं अचानक वो अदृश्य हो गया। जैसे ही उसका काम पूरा हो गया, हम और आप करते तो जेल चले जाते।